प्रकाश का वेग होता है भिन्न भिन्न रहता है, और वो किस तरीके से रहता है, एक जो होता है वो c डिवाइडेड बाई म्यू। ठीक है, c क्या है, जो निर्वात में अपने पास वैक्यूम में कितना स्पीड है, डिवाइडेड बाई अपने पास में उसका अपवर्तनांक कितना है, ये माध्यम का अपवर्तनांक, ये दिया होगा आपको या फिर ये पूछा गया होगा, ये माध्यम पर डिपेंड करता है। फिर अपने पास दो नियम थे इसमें, कि अपने पास में ये है कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तो क्या होता है, विरल से सघन में आती है तो यहाँ पर जो है अभिलंब की तरफ मुड़ जाती है, अभिलंब की तरफ मुड़ जाती है, और अपने पास में जब सघन से विरल में जाती है तो विलंब से दूर की तरफ मुड़ जाती है। ये दो जो है गोल्डन पॉइंट है, यहाँ पे आपको ध्यान रखने हैं। तो ये जैसे हमने देखा कि माध्यम में प्रकाश की चाल c डिवाइडेड बाई, फिर हमने ये देखा तरंग दैर्ध्य अपने पास में जो है आवर्ती किसकी प्रॉपर्टी होती है, आवर्ती अपने पास में सिर्फ और सिर्फ स्रोत पर डिपेंड करती है। लाइट एक बार निकल गई, उसकी आवर्ती तब तक नहीं बदलेगी जब तक कि स्रोत नहीं बदलेगा। क्या बदल जाता है, जब अपने पास में स्पीड बदल जाती है तो ये अपने पास वेव में इक्वेशन होता है v इक्वल टू एफ इंटू लैम्बडा, v इक्वल टू एफ इंटू लैम्बडा। तो f तो सेम रहता है, जैसे v बदलेगा वैसे लैम्बडा बदलेगा, तो v अपने पास कितना हो जाता है c बाई म्यू। तो इस तरीके से लैम्बडा डैश होगा वो भी कितना हो जाएगा, लैम्बडा डिवाइडेड बाई, तो ये भी कितना हो जाएगा, लैम्बडा डिवाइडेड बाई, ये भी कम हो जाता है, वेवलेंथ जो है वो भी कम हो जाता है, वेवलेंथ। ये रिलेशन हम बात कर रहे थे कि जैसे हमने यहाँ पर बात की है कि माध्यमों में कि बी एफ लैम्बडा, फिर एफ देखा आपने वी बाय लैम्बडा, अब माध्यम के साथ ये नहीं बदलता है तो आपने बोला था F1 इक्वल टू F2, मतलब V1 बाय लैम्बडा 1 V2 बाय लैम्बडा 2, V1 बाय V2 कितना, लैम्बडा 1 बाय लैम्बडा 2। ये रिलेशन क्या उल्टा आ रहा है म्यू का, तो आपने क्या किया यहाँ पर डिवाइड कर दिया, V1 C बाय म्यू1 V2 C बाय म्यू2, तो आपने डिवाइड किया V1 बाय V2 C म्यू2 बाय म्यू1, तो ये अपने पास इस तरीके से बदल कि म्यू जितना ज्यादा रहेगा उतनी ही आपके पास में स्पीड कम होगी, उतना ही आपका तरंग दैर्ध्य कम हो जाएगा। ठीक है, इसके आगे चलते हैं। तो जो म्यू है उसको कैसे डिफाइन करते हैं, फिर उसका भी ध्यान रखें कि म्यू को जो होता है अपवर्तनांक जो अपने पास में है, इसकी क्या परिभाषा रहेगी, इसको नोट। अपवर्तन ये अपने पास में होता है कि प्रकाश की चाल जो है निर्वात में कितनी रहेगी डिवाइडेड बाई अपने पास में प्रकाश की चाल माध्यम में कितनी रहेगी। ठीक है, यह है प्रकाश की निर्वात में चाल, प्रकाश की निर्वात में चाल तथा किसी माध्यम तथा किसी माध्यम तो अगर अपने पास में ऐसा है कि म्यू अपने पास में अगर बढ़ता है तो जो वी है वो घटता है। अब ये जो अपने पास में म्यू जो है वो एक्चुअली में उस पर भी डिपेंड करता है कि लाइट किस वेवलेंथ की आ रही है। ठीक है, लाइट जो है किस वेवलेंथ की आ रही है उस पर भी डिपेंड करता है। तो ये आपके बुक्स वगैरह में नहीं दिया होता है, बट एक रिलेशन होता है, वो ध्यान रखो, कुछ क्वेश्चंस के लिए अपने पास में काम आता है। माध्यम का अगर किसी माध्यम का किसी माध्यम का अपवर्तनांक माध्यम की प्रॉपर्टी पर तो डिपेंड करता है, साथ में आपतित जो किरणें हैं उनकी तरंग दैर्ध्य पर डिपेंड करता है। माध्यम का अपवर्तनांक आपतित किरणों के तरंग दैर्ध्य, सर अभी स्टार्ट ही किया है ये। हाँ यहीं से स्टार्ट किए, तरंग दैर्ध्य वेवलेंथ पर भी निर्भर करता है। कौची एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया कि किस तरीके से करता है, निर्भर करता है।
तो ये एक कॉची थ्योरम होती है। कॉची थ्योरम, इसके अकॉर्डिंग जो म्यू होता है वो होता है आपका कुछ नियत ए प्लस बी डिवाइडेड बाय लैम्बडा स्क्वायर प्लस सी डिवाइडेड बाय लैम्बडा की पावर 4 और इस तरीके से। तो म्यू जो है जैसे जैसे लैम्बडा बढ़ता है एक तरीके से अपने पास म्यू क्या हो जाता है, कम होता जाता है। तो अब अपने पास में वीपीओर जो होता है उसमें क्या होता है, वी आई बी जी वाई ओ आर, वी आई को वी आई बी जी वाई ओ आर। ये अपने पास में जो 7 कलर है, इसमें क्या होता है, इधर जाने पर जो तरंग दैर्घ्य है वो बढ़ती है, इधर जाने पर तरंग दैर्घ्य बढ़ती है। सबसे कम किसकी होती है, बैंगनी कलर, और सबसे ज्यादा अपने पास होती है रेड कलर की। ये अपने पास वॉलेट तभी इंडिको। टावर ऊपर इसलिए लगाते ना उसे। हाँ, टावर पे जो है रेड लाइट का सिग्नल इसलिए लगाते हैं कि तरंग दैर्घ्य ज्यादा होती है, ज्यादा दूर तक ट्रेवल कर पाते सर ये थ्योरम हैं। थ्योरम को आपको याद रखना है, इसको कॉची थ्योरम, ठीक है। ये म्यू जो होता है आपको बस इस तरीके से याद रखो कि लैम्बडा के साथ में जो म्यू घटता है, ऐसे याद रख लो, बाकी कुछ थ्योरम याद रखने की रिक्वायरमेंट नहीं। इतना याद रख, कहीं आपको बुक्स में नहीं मिलेगा ये। तो ये म्यू जो है आपको इतना ध्यान रखो कि आपके पास में जब लैम्बडा बढ़ता है तो म्यू जो है वो घटता है, कि अगर लैम्बडा बढ़ेगा तो म्यू घटेगा, इतना ध्यान रखो। तो अपने पास क्या रहेगा, देखिए यहाँ से प्योर में जैसे हम बात कर रहे हैं तो इधर जाने पर रेड कलर के लिए क्या है, तरंग दैर्घ्य ज्यादा है। मतलब इसका और इसका अगर तरंग दैर्घ्य हम कंपेयर करें तो तरंग दैर्घ्य किसका ज्यादा रहेगा, इसका ज्यादा रहेगा, वायलेट वाले का, बैंगनी कलर का। क्यों, क्योंकि उसमें क्या है अपने पास में वेवलेंथ कम है, वेवलेंथ कम होगी तो तरंग दैर्घ्य ज्यादा होगी। तो यहाँ से आपको पता लगता है, इसका मतलब अपने को पता है कि लैम्बडा ऑफ वायलेट कलर इज लेस देन लैम्बडा ऑफ रेड कलर। इसका मतलब म्यू ऑफ वायलेट कलर ग्रेटर देन म्यू ऑफ रेड। ये वाला पॉइंट ध्यान रखो, बस इसी से काम हो जाएगा। निर्भर नहीं करता सर। फ्रिक्वेंसी पे नहीं करता, फ्रिक्वेंसी अपने आप में स्रोत की प्रॉपर्टी होती है, जब तक स्रोत नहीं बदलेगा फ्रिक्वेंसी नहीं बदलेगी। स्रोत बदल गया तो अब वर्तमान नहीं बदल। स्रोत बदल गया तो नहीं, स्रोत पर अपवर्तनांक नहीं बदले, वो तो इस पर निर्भर करेगा, एक तो वेवलेंथ पर निर्भर करेगा और दूसरा कुछ माध्यम की प्रॉपर्टी। ए भी आ रहा है ना कांस्टेंट, ये माध्यम वाला है, ये माध्यम की प्रॉपर्टी पर डिपेंड करता है प्लस कुछ लैम्बडा पे डिपेंड। स्रोत बदल जाएगा, अगर लैम्बडा बदल रहा है तो डेफिनेटली बदलेगी। लेकिन अपने स्कोप के ज्यादातर केसों में हम कांस्टेंट मान के चलते हैं। कुछ केसेस में अपने को यही बोल दिया जाता है कि आपके पास में 2 किरणें, एक बैंगनी कलर की आ रही है, एक रेड कलर की आ रही है, तब हम इस चीज का ध्यान। अदरवाइज अपने को कुछ नहीं बोला है कि लाइट आ रही है, सिर्फ ये बोला हुआ है, तो हम सीधा म्यू को कांस्टेंट मान के चले, ठीक है। लेकिन 2 अलग अलग दी हुई है अपने को, तब हम इस फॉर्मूले का कलर अपने को जो मेंशन की गई। नोट किया आपने यहाँ तक? आपने ये वाला सूत्र कैसे लिखा, यही म्यू बराबर ए प्लस बी वाई। ये आप याद रख लो, याद रख लो, ठीक है। इसका डेरिवेशन नहीं, ये डायरेक्ट किसी तरीके से डेटा के अकॉर्डिंग बनाया गया है, इनका कोई डेरिवेशन नहीं। ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर बहुत सारा डेटा कलेक्ट करके किस तरीके से, डेरिवेशन नहीं है इसका। नहीं डेरिवेशन नहीं। मैं कह रहा हूँ बनाया आपको, कैसे होगा। अरे ये नियम कैसे बनाया, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ चुके हो ना तुम, इसका डेरिवेशन था क्या कुछ? पर इसका भी तो है ना। इसका डेरिवेशन हाँ बताया तुमने, मुझे बताओ कौन, किसने बता दिया F डेरिवेशन? समानुपाती Q1 हाँ तो समानुपाती, वो समानुपाती का कोई इसको। डेरिवेशन है क्या? समानुपाती का डेरिवेशन है क्या कुछ? वो ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर है कि आपने बहुत सारे 1000-2000 एक्सपेरिमेंट किए, उनके बेसिस पर आपने ये देखा कि आपने 2 चार्ज रखे थे, फिर आपने इनका परिमाण बदला, फिर देखा कि परिमाण डबल कर दिया तो क्या हुआ, आपका फोर्स डबल हो गया। फिर आपने आधा किया तो आधा हो गया, इससे आपने कंक्लूड किया कि हाँ मतलब Q1 और Q2 के प्रोडक्ट पर निर्भर करेगा। फिर आपने दूरी को बदल के देखा कि अब इसके साथ में कैसे बदल रहा है, तब आपने उससे कंक्लूजन निकाला 1/r स्क्वायर अकॉर्डिंग बदल रहा है। तो ये तो ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर है, इससे कोई डेरिवेशन थोड़ी है, इसको डेरिवेशन नहीं बोलते।
ये ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर, ये भी ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर। ऐसे GM1 M2 बाई R इस पर आप 11th क्लास ए में बी पढ़ा होगा। क्या कांस्टेंट? ये डेरिवेशन नहीं होते हैं, A B C सब नियत है, नियतांक बोल सकते हैं। डेरिवेशन अलग होता है, ये ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर। जैसे नोट किया आपने? यस सर। कर लियो सर। एक और पॉइंट यहाँ पे नोट करना है, सी जो एक्चुअली में होता है, आपने एक तो एप्सिलॉन नॉट ही पढ़ा होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, एप्सिलॉन नॉट। यस सर, पराविद्युत। हाँ, परावैद्युत, जो विद्युतशीलता आप बोलते हो, ठीक है। तो यहाँ पर जो सी होता है बेसिकली, एक और अपनी म्यू नॉट पढ़ोगे आप, ठीक है। म्यू नॉट वो अपने पास मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर में आता है, वो हमने अभी स्किप किया है। तो म्यू नॉट भी अपने पास एक कांस्टेंट होता है। अब ये जो अपने पास में जो लाइट की स्पीड होती है सी, वो बेसिकली होता है 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू म्यू नॉट, इसके इक्वल होता है 1 अपॉन म्यू नॉट। म्यू नॉट की वैल्यू जो है वो होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ और एप्सिलॉन नॉट की आप जानते हो 8.85 इंटू 10⁻⁻12, ठीक है। ये दोनों वैल्यू यहाँ पर पुट करोगे तो आपके पास में सी की वैल्यू है, ये इसके इक्वल होता है। हाँ, ये डेरिवेशंस के बेसिस पर आता है कि सी की वैल्यू इस तरीके से वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। इसमें सी कांस्टेंट है। ये लाइट की स्पीड है ना, प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल इसके बराबर होती है, इन पर निर्भर करती है, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है, विद्युत चुंबकीय तरंगे। तो विद्युत क्षेत्र का जो अपने पास में विद्युतशीलता कितनी है, और ये एक तरीके से जो अपने पास में मैग्नेटिक फील्ड के लिए म्यू नॉट, तो एप्सिलॉन नॉट और म्यू नॉट इन पर निर्भर करती है। तो माध्यम में क्या होता है, देखो माध्यम के लिए फिर आपने एप्सिलॉन को लिखा होगा एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, यही बोला था माध्यम में। माध्यम में आपने यस। बोला था एप्सिलॉन। इसी तरीके से म्यू जो होता है माध्यम में, वो हो जाता है म्यू नॉट इंटू म्यू आर। तो आप बोलोगे एप्सिलॉन मीडियम, वो होगा आपका एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, और एप्सिलॉन आर को आप रिलेटिव बोलते हो, ठीक है। और इसी तरीके से म्यू ऑफ माध्यम वो कितना होगा, म्यू नॉट इंटू म्यू आर। तो फिर जो स्पीड होगी लाइट की माध्यम में, वो कितनी रहेगी, 1 अपॉन एप्सिलॉन एम इंटू म्यू एम। ये जो वैल्यू अपने पास में कितनी हो जाएगी, 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन आर और म्यू आर, इतना। अब ये इसको क्या बोल सकते हो आप, इसको बोल सकते हो सी डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन आर इंटू म्यू आर, ये बोल सकते हैं। देखो इसको तो क्या बोल दिया आपने, ये रहा, इसको तो सी बोल दिया, और ये वैल्यू रह गई अपने पास। तो यहाँ से अपने पास में कंक्लूजन निकलेगा। एम्स में पहले आया हुआ क्वेश्चन है इस पर, तो जनरली आपको ये सब जो है एनसीईआरटी वगैरह में पॉइंट नहीं मिलेंगे आपको, बट ये अपने पास में जो है आपको इसको ध्यान रखना। सी जो अपने पास में कि जो है निर्भर किस तरीके से कर रही है। तो आप चाहो तो यहाँ से ये भी देख सकते हो कि अपने पास जो म्यू था, ये म्यू अलग है, ध्यान रखना, ये म्यू अलग है, और जो अभी हम एन, तो एन से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। चलिए एन कितना था अपने अपवर्तनांक, वो था सी डिवाइडेड बाई वी, यही था। तो यहाँ से अगर सी डिवाइडेड बाई म्यू आप कैलकुलेट करो कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन आर इंटू म्यू, ये अपवर्तनांक, अपवर्तनांक। आपकी बार मैंने एन से रिप्रेजेंट कर दिया है उसको, क्योंकि उधर भी म्यू है, कंफ्यूजन हो। तो वो किस पर, अपवर्तनांक बेसिकली किस पर डिपेंड करता है, कि अपने पास जो माध्यम है उसकी विद्युतशीलता कितनी है जो है, और इसी तरीके से ये जो परमिबिलिटी बोलते हैं इसको, परमिटिविटी और इसको परमिबिलिटी। अब ये नोट किया तो देखिए आगे इस पॉइंट नोट करना है आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको ध्यान रखना। अब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो अपने पास में जो इसमें द्विध्रुव बनते हैं, क्योंकि ये जो अपने पास में होता है एप्सिलॉन आर म्यू आर, ये एक्चुअली में डिपेंड करता है अपने पास में इलेक्ट्रिक डाइपोल्स पर, ठीक है, जो अपने पास में विद्युत द्विध्रुव बनेंगे उन पर।
और ये अपने पास इस तरीके से मैग्नेटिक जो द्विध्रुव बनते हैं अपने पास उन पर निर्भर करता है। इसका मैंने थोड़ा-सा आपको कैपेसिटर में बताया था, इलेक्ट्रिक द्विध्रुव का। ये आपके पास में जब तक इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता, तब तो क्या होती है, रैंडमली ओरिएंटेड होती है, यादृच्छिक दिशा में होते हैं। लेकिन जब विद्युत क्षेत्र लगाते हैं तो क्या होता है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं। इसी तरीके से मैग्नेटिक में भी ऐसा ही होता है। एक मान लीजिए एक कील है, ठीक है? एक कील को जब आप मैग्नेट से टच करवा देते हो, उसके बाद में अगर छोटी किसी आयरन के आप के पास लेके जाते हो, टुकड़े के पास में, तो क्या होता है, छोटे टुकड़ों को अट्रैक्ट कर लेती है। तो उसका क्या कारण होता है कि इसको जब मान लीजिए नेल था आपके पास, उसको आप मैग्नेट के पास में लेके जाते हो, फिर मैग्नेटाइज़ हो जाती है कि मैग्नेटिक फील्ड की हेल्प से क्या होता है, इसका डायपोल से एक डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं और इसके अंदर से चुंबकीय प्रवृत्ति आ जाती है। उसके बाद में क्या होता है, छोटे टुकड़ों को अट्रैक्ट करने लग जाती है अपनी तरफ, वो चुंबक बन जाता है। तो ये भी अपने पास में जो है डायपोल्स पर डिपेंड करता है। अब क्या होता है, अपने जब तापमान बढ़ाते हैं, तापमान बढ़ाने पर क्या होता है, गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, क्योंकि वो तापमान के कारण देखिए, कंडक्टर वाले में हमने देखा था, करंट इलेक्ट्रिसिटी में, ठीक, उसमें क्या रहता है, तापमान के साथ में जो कंडक्टर के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एक तरीके से, वो यादृच्छिक गति करते रहते हैं। ऐसे क्या है, यहाँ पर जो डायपोल्स होते हैं, वो भी तापमान के कारण क्या होता है, यादृच्छिक गति करते रहते हैं। अब अगर आपने तापमान बढ़ा दिया, तो वो यादृच्छिक गति बढ़ जाती है और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन जो अलाइनमेंट उनका हो रहा था, वो कम हो जाता है। अब आपके पास में अगर ये कम हो जाएगा एप्सिलॉन आर म्यू आर, तो अपवर्तनांक भी तो कम हो जाएगा। तो ये ध्यान रखिए, तापमान बढ़ाने पर क्या होगा, अपवर्तनांक कम होगा, ये ध्यान रखिए इस पॉइंट को। जब तापमान बढ़ाया जाता है, तो विद्युत द्विध्रुव व चुंबकीय द्विध्रुवों की यादृच्छिक रैंडम गति यादृच्छिक गति बढ़ जाती है तथा एप्सिलॉन आर तथा म्यू आर का मान घट जाता है, इनका वैल्यू घट जाएगा। तो क्या रहेगा अपने पास, मतलब एन भी घट जाएगा। इससे आपने ये निकाला, इसका मतलब एन है घट जाए। तो ये ध्यान रखें कि तापमान के साथ में जो अपवर्तनांक है वो घट रहा है। चलो आगे नोट, यहाँ तक नोट किया आपने? नहीं किया यस सर। नोट कीजिए जिनका नहीं। बेटा द्विध्रुव होता है अपने पास में, यहाँ पर जैसे धनात्मक और ऋणात्मक चार्ज अगर आसपास में रख दिए जाएं, तो वो द्विध्रुव बनता है अपने पास की। इसके कारण जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर और इसके कारण भी इधर रहेगा अपने पास, ठीक है। तो अपने पास में ऐसा हो कि दो अपने पास में अपोजिट नेचर की चीजें एक साथ रखती जाएं, उनको द्विध्रुव बोलते हैं। तो अपोजिट नेचर के जैसे यहाँ पर आपने पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज रखा, ऐसा ही अपने पास में एक जगह मान लीजिए साउथ पोल आ जाए और उसके पास में दूसरे का मान लीजिए नॉर्थ पोल रखा हो, ये द्विध्रुव का बनता है। तो एक चुंबक जो होती है वो द्विध्रुव की तरह काम करती है। इधर तो इसमें नॉर्थ पोल होगा तो इधर साउथ पोल होगा, तो चुंबक तो अपने पास में द्विध्रुव का काम करती है, ठीक है, वो तो हमेशा रहेगी। परमानेंट मैग्नेट की जिसकी बात करते हैं, ठीक है। और चार्जेस के केस में आपको रखना पड़ेगा कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज आसपास रखोगे तो ये द्विध्रुव बनता है, एक तरफ पॉजिटिव और एक तरफ नेगेटिव, इसलिए दो ध्रुवों की तरह काम करता है।
यहाँ पर भी क्या रहता है, जैसे अपने पास में क्या है, मटेरियल्स किसी न किसी चीज से बने हुए हैं। मान लीजिए नमक की बात करोगे आप, NaCl है, ठीक है, तो Na पर प्लस है, Cl पर माइनस, तो ये अपने पास एक द्विध्रुव की तरह काम करेगा। इस पर प्लस चार्ज है, इस पर माइनस। HCl होता है, आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो, H प्लस Cl1, ये भी द्विध्रुव होगा, ठीक है। H2O आपके पास में, उसमें भी स्ट्रक्चर किस तरीके से रहेगा आपका, कुछ ऐसा रहता है, H2O है, OH, एक तरीके से इधर तो क्या है, पॉजिटिव पॉजिटिव, इधर नेगेटिव, तो ये एक द्विध्रुव यहाँ पर बन जाएगा, एक द्विध्रुव आपका यहाँ पर बन जाएगा। नोट किया आपने, देखिए आता है, तापमान बढ़ाने पर अपवर्तनांक घटता, इसका ध्यान रखें। चलो फिर क्वेश्चन लेते हैं। ये तो बढ़ जाएगा अपवर्तनांक। क्या हुआ? तापमान कम कर देंगे तो हाँ, बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा। नोट कीजिए, कांच में प्रकाश तथा जल में 9/4 गुणा 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। तो कांच जो है जल का अपवर्तनांक ज्ञात करो। अपवर्तनांक कीजिए। 4 × 10⁸ के बाद क्या लिख रहा है? मीटर प्रति सेकंड। तो देखो, अपने पास जो म्यू था या एन था, वो कितना था, C/V। तो अपने पास में अगर म्यू ऑफ ग्लास देखें हम, जो कांच के लिए, म्यू ऑफ ग्लास वो कितना रहेगा, C। इसकी वैल्यू 3 × 10⁸ होती है, और कितना दिया हुआ, 2 × 10⁸। तो ये तो कितना रहा, 3/2, मतलब 1.5। तो आप बोलिए म्यू ऑफ ग्लास तो कितना आ गया, 1.5। ऐसे वाटर के लिए देख लेंगे, म्यू ऑफ वाटर वो कितना होगा, 3 × 10⁸, और इसमें कितनी चाल है, 9/4 × 10⁸। ये ऊपर चला गया, 3 × 4/9, कितना आ गया, 4/3। म्यू ऑफ वाटर जो अपना आंसर होगा वो 4/3 या 1.33। इन वैल्यू को आपको याद भी रखना है। हो सकता है कई बार ये नहीं दिया हो, ये दो वैल्यू तो आपको ध्यान रखनी है आगे से, कि जो कांच होता है उसमें उसका अपवर्तनांक कितना होता है, 1.5, और जो अपने पास वाटर होता है जल, उसका कितना होता है, 4/3 या 1.33। ये दो याद रखो। नोट किया आपने? हाँ, कर लिया सर। अगला नोट, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य कांच में 4000 एंगस्ट्रॉम है, 4000 एंगस्ट्रॉम है। तब निर्वात व जल में प्रकाश की तरंगदैर्ध्य ज्ञात करो। प्रकाश की तरंगदैर्ध्य ज्ञात करो।
सोल्व किया? देखो किया किसी ने? क्या होगा? हमने देखा था ना लैम्डा का क्या रिलेशन था, क्या था लैम्डा का? म्यू पर डिपेंड कर रहा था ना। निर्वात के लिए म्यू कितना होता है? निर्वात के लिए म्यू जो होता है वो 1 लेते हैं। कांच के लिए अपने पास कितना है? कांच के लिए म्यू अभी हमने कैलकुलेट किया 3/2 और जेल के लिए आपने देखा था म्यू की वैल्यू 4/3। ठीक है, ये तीनों तो हमको याद रखना। अब क्या है अपने पास में कि फ्रीक्वेंसी तो अपने पास जैसे कांस्टेंट होती है, ठीक है। अब अपने पास में यहाँ पर रिलेशन कैलकुलेट करना है एन में और लैम्डा में, या जो म्यू में और लैम्डा में। तो हम कल हमने देखा था कि λ1/λ2 कितना था? μ2/μ1, यही बना था। कल देखे रिलेशन लास्ट में जो हमने बनाया था, यहाँ पर देखिए λ1/λ2 μ2/μ1, इसका यूज कर रहा हूँ मैं। और मैंने बोला यहाँ पर कि इसका मतलब कितना हो गया, μ1 λ1 इक्वल्स टू μ2 λ2। ये बोल सकता हूँ μ1 λ1 इक्वल टू μ2 λ2। तो चलिए इसका मतलब म्यू ऑफ एक तरीके से जो वैक्यूम, तो मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ कि म्यू वैक्यूम के लिए कितना 1। तो चलो 1 λ1 मतलब लैम्डा ऑफ वैक्यूम इक्वल टू μ2, वो कितना है कांच के लिए कितना दिया हुआ है 3/2 अपने को याद है। और लैम्डा ऑफ ये कांच अपने पास में कितना रहेगा ग्लास। तो चलो 1 गुना लैम्डा ऑफ वैक्यूम कितना हो जाएगा 3/2 गुना ये कितना हो गया 4000। तो कितना आ गया लैम्डा ऑफ वैक्यूम कितना आ गया अपने पास में, ये आ गया 6000 एंगस्ट्रॉम। तो अब मुझे कैलकुलेट करके बताइए इसी तरीके से कि जल में कितना हो। इसी तरीके से फॉर्मूला लगाइए, जल में याद करके बताइए। आया किसी का कुछ? सर 500 आएगा। नहीं 500 इतना कम तो नहीं आएगा, 4/3 है। देखो मुझे आपने लगाया कि λ1 μ1 λ1 इक्वल्स टू म्यू 4500 आ रहा है। 4500 आएगा, वो सही। 4500 सही है, 4500 ही आ रहा है। 4500 सही आएगा। तो चलो यहाँ से बात कर लेता हूँ कि म्यू ऑफ वैक्यूम इंटू लैम्डा ऑफ वैक्यूम, म्यू ऑफ वाटर इंटू लैम्डा ऑफ वाटर, ऐसे लगा लेते हो। तो 1 गुना 6000 इक्वल्स टू 4/3 इंटू लैम्डा ऑफ वाटर, ये रहेगा। तो यहाँ से फिर आपका लैम्डा ऑफ वाटर कितना हो गया 6000 गुणा 3/4, ठीक है। 15 से कैंसिल हो गया और 15 गुणा 3 45, तो ये 4500 एंगस्ट्रॉम। देखो ठीक है, ये अपनी भाषा से बदलते रहेंगे। जैसे वी का मतलब यहाँ पर क्या है वैक्यूम, ठीक है। और कई बार जब कंपेयर करेंगे वी ऑफ, जैसे थोड़ी देर पहले वी से हमने वायलेट को रिप्रेजेंट किया था। तो इन सिंबल्स का ध्यान रखो, अपने को बड़े बड़े लेटर यहाँ पे ना लिखने पड़े, अदरवाइज आप लैम्डा निर्वात ये लिख लो फिर, इनसे कंफ्यूज नहीं होना। जैसे यहाँ पर मैंने लिख दिया था, फिर मैंने वी लिख दिया। आगे चलें, नोट किया सभी ने? यस सर। हो गया सभी का? इसको एक बार और समझाना, क्या हुआ? एक बार और समझा दो। ये अपने पास में रिलेशन कैलकुलेट किया था λ1/λ2 इक्वल टू μ2/μ1, ये पता है आपको? हाँ ये तो पता है, पहले करवा दिया था। P इक्वल टू एफ लैम्डा से। तो यहाँ पर आपने मल्टीप्लाई कर लिया मैंने,
ठीक है, कि λ1 μ1 और λ2 μ2 इक्वल हो जाएंगे। अब किसी को एक को हाँ। 1 ले लो, किसी को दूसरे को 2 ले लो। तो मैंने 1 मान लिया कि जो निर्वात था उसको 1 ले लिया और जो ग्लास था उसको 2 ले लिया। ठीक है, तो ये 1 इसका निर्वात का जो अपवर्तनांक होता है वो कितना होता है 1। तो 1 गुना लैम्ब्डा वैक्यूम, ये अपने पास ग्लास का कितना था 3/2, तो 3/2 और लैम्ब्डा ऑफ ग्लास वो दिया था अपने को 4000, तो 4000। तो यहाँ से लैम्ब्डा ऑफ जो वैक्यूम है वो आ गया निर्वात का 6000। अब यही नियम आपने यहाँ पर लगा दिया। फिर से मैंने 1 किसको मान लिया, निर्वात को मान लिया, और 2 किसको मान लिया, जो अपने पास में जल है वाटर उसको मान लिया आपने। तो ये 1 गुणा 6000 वाटर के लिए याद रखो 4/3, और इसलिए ज्ञात करना था आपको। अब बोलो क्या। आ गया। सर वायु के लिए भी एक होता है ना, क्या एक से ज्यादा? वायु 1 से थोड़ा ज्यादा होता है, बट अपन कैलकुलेशन में 1 ही लेके चलते हैं। ठीक है, अगर कुछ दिया है मान लीजिए 1.01 दिया हुआ तो वो ले लेंगे, नहीं तो 1 लेके चले, कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। अगला जो क्वेश्चन है उसमें अपने को ज्ञात करना है जो सर। प्रकाश और हाँ आसुत बोलो। जल में कछु आसुत जल होता है, उसमें फर्क पड़ेगा इससे? हाँ मैं बोल रहा हूँ ना, माध्यम के अनुसार फर्क पड़ सकता है, लेकिन वो फर्क इतना कम होगा कि आपको उसको कंसीडर करने की रिक्वायरमेंट नहीं, आप 1 ही लेके चलो। आंसू जल में भी आप 4/3 लेके चलो। अगर कुछ नहीं दिया है, देखो अपने को यहाँ पर ध्यान काम इस तरीके से करना होता है, कुछ नहीं दिया है तो हम 4/3 लेंगे, लेकिन अगर आंसू जल बोल के उन्होंने कुछ दे दिया अपनी तरफ से तो फिर वही लेके चले। अगर क्वेश्चन में कुछ दिया है तो वो लेके चलेंगे, नहीं तो फिर 4/3 लेके चलेंगे। क्लियर है? अभी ये लॉग आउट होने वाला है, आप फिर से ज्वाइन करना, फिर से ज्वाइन करना सभी। प्रकाश की आवृत्ति, प्रकाश की आवृत्ति 2 × 10⁻14 हर्ट्ज है। हर्ट्ज प्रकाश की आवृत्ति 2 × 10⁻14 हर्ट्ज है। तब तथा तथा यस नोट किया आपने? कर लिया सर। सापेक्ष अपवर्तनांक, ठीक है, एक माध्यम का दूसरे माध्यम के सापेक्ष, उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है उसको जान। सापेक्ष अपवर्तनांक पीछे करना। एक आध क्वेश्चन और दे दो सर। इस पर देखो, सापेक्ष अपवर्तनांक माध्यम 2 का माध्यम 1 के सापेक्ष अपवर्तनांक सापेक्ष अपवर्तनांक जो है वो इस तरीके से दिया जाता है कि 1 n 2, या फिर हम म्यू की टर्म से बोल सकते हैं 1 म्यू 2, इस तरीके से। तो ऐसा अगर दिया गया है 1 n 2 या 1 म्यू 2 अपने पास में, ठीक है, तो उसका मतलब होता है कि 2 का 1 के सापेक्ष। तो ये जो बेसिकली किसके इक्वल होता है कि 1 म्यू, इसका मतलब होता है कि म्यू ऑफ 2 डिवाइडेड बाय म्यू ऑफ 1, इसका ये मतलब। ठीक है, तो आपके बुक्सोग्राम में ये वाला पॉइंट कहीं पे मिल सकता है कि एक का दूसरे के सापेक्ष कितना रहेगा। तो जिसका सापेक्ष लेना है, जिसके सापेक्ष वो तो आएगा नीचे, और जिसका आपको लेना है वो आएगा ऊपर। ये तरीका है अपने आप रिप्रेजेंट करने का। तो कितना रहेगा यहाँ से अगर देखें तो μ2 बाई μ1 कितना था, v1 बाई v2 या λ1 बाई λ2, ये रिलेशन है अपने पास में। λ1 बाई λ2 या v1 बाई v2 कितना होता था μ2 बाई μ1। आप यहाँ से भी बोल सकते हो कि 1 μ2 किसके इक्वल μ2 बाई μ1,
वो किसके इक्वल, v1/v2 या फिर λ1/λ2, इस तरीके से। जैसे हम कैलकुलेट करने चाहें, मान लीजिए अगर हम कैलकुलेट करना चाहें कि अपने पास में है ग्लास और वाटर, ये दो चीजें अपने पास थी, अगर ये कैलकुलेट करना चाहें एग्जाम्पल के लिए, जैसे कांच का जल के सापेक्ष, तो एक तरीके से म्यू ऑफ क्या होगा, कांच का अपने पास में, ठीक है, तो जिसका लेना है वो तो अपने पास ऊपर, जल के सापेक्ष, तो म्यू ऑफ इस तरीके से वाटर, म्यू ऑफ ग्लास विद रेस्पेक्ट टू वाटर, तो ये कितना होगा, म्यू ऑफ ग्लास डिवाइडेड बाय म्यू ऑफ वाटर, ये कितना था 3/2, और ये कितना था अपने पास में 4/3, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 9/8। अब आते हैं हम अपवर्तन के नियम आते हैं अपने पास में कुछ, उन पे बात। जैसे परावर्तन में नियम देखें तो उसी तरीके से अपवर्तन में एक नियम तो सेम रहेगा, वहां पर अपने पास में था कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, यहाँ पर रहेगा आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक तल में रहेगा। एक और नियम अपने पास में यहाँ पर बनता है, क्योंकि किरण मुड़ रही है, मुड़ने पर क्या हो जाता है, यहाँ पर आपतन कोण और परावर्तन कोण तो समान नहीं रहेगा, लेकिन कुछ रिलेशन रहेगा। स्नेल लॉ अपने पास में एक होता है, स्नेल का नियम, उसके अकॉर्डिंग आता है। और स्नेल का नियम वे ऑप्टिक्स में पढ़ा जाता है। देखिए तो लॉ ऑफ ईयर, जो अपने अपवर्तन के नियम, अपवर्तन के नियम, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, पिछला पलट ना सर, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, हो गया। इसमें पहला जो अपने पास में है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, या आपतन बिंदु पर, तीनों आपतन बिंदु पर एक ही तल में होते हैं, तीनों आपतन बिंदु पर एक ही तल में होते हैं। तो दूसरा जो अपने पास में स्नेल का नियम, सर ये परावर्तित किरण होगी या अपवर्तित किरण? अपवर्तित होगी ना, परावर्तित नहीं। अब अच्छा, यहाँ पर मैंने परावर्तित लिख दिया क्या, अपवर्तित आएगा, अपवर्तित कीजिए इसको, परावर्तित अपवर्तित किरण, स्नेल का नियम, इसको स्नेल्स लॉ या फिर हम जॉ नियम भी बोलते हैं इसको, या जा नियम। जा का मतलब होता है कोस थीटा, साइन थीटा से, जा नियम। जा का मतलब होता है साइन। तो ये जो अपने पास नियम होता है स्नेल का नियम, इसके अनुसार ये होता है अपने पास में कि अगर आपतन कोण, ऐसा मैं डायग्राम बना देता हूँ उसका, ऐसा अगर मान लीजिए यहाँ पर माध्यम बदल रहा है कि ये μ1 है और इधर का माध्यम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, μ2 है, और ऊपर वाले माध्यम का μ1 था। एक किरण जो यहाँ पर आती है अपने पास में आई पर, और उसके बाद में इधर चली गई, ये अपवर्तन कोण है उसका r,
तो इसका इस नियम के अनुसार क्या होता है कि μ1 इंटू साइन आई ये इक्वल होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट नियम है, μ1 इंटू साइन आई ये होता है μ2 इंटू साइन आर के। हाँ, इसका डेरिवेशन होता है लेकिन उसकी अपने को रिक्वायरमेंट नहीं है, वे ऑप्टिक्स में होता है उसका। जैसे अभी अपने पास में रे ऑप्टिक्स, जैसे वे ऑप्टिक्स भी चैप्टर है, उसमें इसका डेरिवेशन आता है बट करवाया नहीं जाता है। अभी आप ये ध्यान रखो कि μ1 अपॉन साइन आई इक्वल टू μ2 इंटू साइन आर। बोर्ड में नहीं पूछा डेरिवेशन? नहीं पूछा जाए। μ1 इंटू साइन आई इक्वल टू μ2 इंटू साइन आर। तो आप ये बोल सकते हो कि साइन आई डिवाइडेड बाई साइन आर कितना, μ2 बाई μ1। तो अच्छा होगा आप ये वाला याद रखो कि जहाँ का कोण है वहीं का अपवर्तनांक और जहाँ का कोण वहीं का अपवर्तनांक। इसका अपने पास आई था, यहाँ का अपवर्तनांक, और यहाँ पे आर है तो यहाँ का अपवर्तनांक। μ1 साइन आई इक्वल टू μ2 साइन आर, ये बहुत इंपॉर्टेंट। तो इसके अकॉर्डिंग अगर अपने पास में आई अगर 0 हो, मतलब अभिलंब के अनुसार आ जाए, फिर आर भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो वो मूर्ति कैसे है वो हम यहाँ से डिसाइड कर सकते हैं। देखो आगे चलो, रुको सर अभी। यदि आई 0 हो, आई अगर 0 हो जाएगा तो साइन आई कितना होगा, साइन आई 0। इसका मतलब आपका साइन आर भी 0 होगा और उसका मतलब क्या होगा, आर भी 0 होगा। तो अगर कोई किरण इस तरीके से आती है अभिलंब के अलोंग, अभिलंब के अलोंग आती है, तो फिर वो क्या होगा, सीधे निकल जाएगी, उसमें किसी टाइप का डेविएशन नहीं होगा। सर दोबारा से बताना है, ज्या क्या होता है? ज्या ज्या का मतलब साइन होता है, तो यहाँ पे साइन यूज हो रहा है ना, इसलिए इसको ज्या नियम भी बोलते हैं। ज्या का मतलब साइन होता है, कोस ज्या का मतलब कोस थीटा होता है। ओके सर। नोट किया आपने? कर लिया सर। देखिए तो यहाँ पर जो है ये चीज मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर देखिए, जैसे नियम अपने पास जो निकला है कि μ1 साइन आई इक्वल्स टू μ2 इंटू साइन आर। अब अगर ऐसा हो, इफ अपने पास ऐसा हो कि μ2 ग्रेटर देन μ1, इसका मतलब क्या हुआ, विरल माध्यम से μ1 अगर कम है तो विरल माध्यम हुआ, विरल माध्यम से सघन माध्यम में, सघन माध्यम में जिसका म्यू ज्यादा होगा उसको सघन बोलेंगे यहाँ पर। विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रकाश का प्रवेश, ठीक है, विरल से सघन में प्रवेश कर रही है प्रकाश। तो अब देखिए अगर अपने पास μ2 ज्यादा हुआ तो फिर यहाँ से क्या रहेगा, आप देखोगे कि साइन आई डिवाइडेड बाई साइन आर, वो कितना है, μ2 बाई μ1, और μ2 ज्यादा तो ये क्वांटिटी क्या आएगी, 1 से बड़ी आएगी। तो आपका यहाँ से क्या निकला, इसका मतलब साइन आई बड़ा हो गया साइन आर से। तो इसका क्या मतलब है, ये अपने पास में आई बड़ा है आर से, तो आर छोटा आया, इसीलिए तो क्या हुआ, किरण जो है अभिलंब की तरफ मुड़ गई है। यस, यही तो देख रहे थे हम कि आर आर जो है इसके आई के कंपैरिजन में आर कम है। अगर आर बड़ा होता तो किरण क्या होती, अभिलंब से दूर की तरफ मुड़ती, लेकिन आर कम आ रहा है इसलिए क्या हुआ, अभिलंब की तरफ मुड़ गई है। तो किरण जो है एक तरीके से जो अपवर्तन कोण है, ये बोलिए आप, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, प्रवेश करती है, तो अपवर्तन कोण
अपवर्तन कोण का मान किरण अभिलंब की ओर मुड़ जाएगी। और मुड़ जाती। देखिए, और इसका उल्टा जब आप देखोगे यहाँ पर कि अगर ऐसा हुआ कि म्यू1 अपने पास बड़ा है म्यू2 से, म्यू1 बड़ा है म्यू2 से, उल्टा वाला केस देखें, तब अपने पास क्या होगा, सघन से विरल में जाएगी। तो इससे क्या रहेगा, सघन माध्यम से विरल माध्यम। तो क्या रहेगा फिर अपने पास में, साइन आई है वो आपका छोटा हो जाएगा साइन आर से, यही बनेगा। तो क्या होगा, प्रकाश की किरण, अब उतना नोट नहीं कर रहा हूँ जैसे पहले में नोट किया, प्रकाश की, इसका मतलब ये रहेगा आप बोलोगे कि जो आर है वो बड़ा होगा, आर बड़ा आई से, तो किरण अभिलंब से दूर चली जाए, दूर की तरफ मुड़ जाए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होने का मतलब होता है कि वो ज्यादा सघन है ऑप्टिकली, ठीक है। यहाँ पर उससे घनत्व उससे मतलब नहीं। नोट किया आपने? नहीं हुआ सर अभी। नोट किया? यस सर। चलो क्वेश्चन नोट करो। ये यहाँ पे जो है सरफेस दिया कि माध्यम यहाँ पर बदल रहा है, ठीक है। इधर एयर है, हवा चल देता हूँ। हवा के लिए कितना लेके चल रहे हैं, जब तक कि कुछ नहीं बोला जाए हवा के लिए भी आपको निर्वात जैसा एक ही लेके चलना है। इधर अपने पास में जो है वाटर, ठीक है, और किरण जो है यहाँ पर आपतित होती है और उसके बाद में जो है इधर चली जाती है। ये जो कोण है ये आपको दिया हुआ है 37 डिग्री, ठीक है। तो आपको बताना है ये कोण कितना हो। आर का मान क्या, कोण आर का मान ज्ञात करो। 37 डिग्री दिया हुआ। अब डायरेक्शन शो की गई है, तो किससे जा रही है, जल से हवा में जा रही है, मतलब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही है। और सघन से विरल में जाने पर क्या होगा, विलंब से दूर की तरफ मुड़ जाएगी। तो यही शो किया कि विलंब से दूर की तरफ मुड़ गई। लगाइए स्नेल का नियम जो है वो अप्लाई करो कि म्यू1 साइन आई इक्वल टू म्यू2 साइन आर। अब इसमें इस वाले को जहां से एंटर कर दी उसको तो म्यू1 ले लो, तो ये तो म्यू1 हो गया और इधर का आपका म्यू2 हो जाएगा। लगाइए क्या होगा, कितना है, 90 डिग्री। 90 डिग्री नहीं, 90 डिग्री तो नहीं आना चाहिए।
म्यू1 साइन आई इक्वल्स टू म्यू2 साइन आर। इसको बोला जल के लिए कितना 4/3 साइन थीटा की मान गुणा साइन थीटा साइन 37 डिग्री, म्यू2 1 और साइन आर, तो ये कितना हुआ 4/3। साइन 37 होता है अपने पास में 3/5, 1 इंटू साइन, आपने क्या इसको 3/4 ले लिया, तो tan 37 होता है 3/4, तो ये कैंसिल होकर के साइन जो आर है वो कितना हो जाएगा 4/5। इसका मतलब आर कितना हो गया 53 डिग्री। साइन 53 डिग्री की वैल्यू होती है अपने पास कितनी, साइन 53 डिग्री की वैल्यू होती है 4/3, 4/5, साइन 53 4/5। नोट किया आपने? चलिए तो इसके आगे कल पढ़ेंगे, अभी इसी पे चलते रहेंगे कई लेक्चर अपना बटन पर।